नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिडिल ईस्ट में फिर एक बड़ी जंग छिड़ने की आशंका नजर आ रही है। सीज फायर वार्ता जो कतर में चल रही थी वो फेल हो गई है, खबर है। और फिर बेंजामिन नेतन्याहू, ट्रंप के बीबी, फिर अमेरिका भागने की तैयारी में हैं। मिसाइल अटैक्स शुरू हो चुके हैं। अलग-अलग 3-4 खबरें हैं। मिडिल ईस्ट में जब ये लग रहा था कि अब अमन, चैन, शांति कायम हो जाएगी, उस वक्त ये 3-4 खबरें समग्र रूप से अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट में ईरान-इजराइल युद्ध से ज़्यादा बड़ी तबाही के का अंदेशा पैदा होता है। कैसे? मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले। जो कतर की राजधानी दोहा में इजराइल और हमास के बीच सीज फायर वार्ता चल रही थी। हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने खुला बयान दिया कि अब जल्द ही ऐलान होने वाला है युद्ध विराम का। और इसी को लेकर के मीडिएशन का हब बन चुका, जो मध्यस्थता का हब है, नॉर्थ ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया के लिए कतर। कतर की राजधानी दोहा में इजराइल के वार्ताकार पहुंचे थे और हमास के प्रतिनिधि थे। लेकिन यहां पर फिर इजराइल का डुअल कैरेक्टर, जो दोहरा चरित्र है, फिर उजागर हुआ। ये वार्ता फेल होने की पीछे की वजह जान के आप हैरान होंगे। जो वार्ताकार आए थे उनको शर्तों के साथ भेजा गया था और उनके पास फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं था। फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं था जो सीज फायर के लिए बात करने आए। अब बताइए, जब सीज फायर के लिए बात करने आए लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है तो वो क्या करेंगे? और इसी वजह से दोहा में ये मामला अटक गया और फिर सीज फायर वार्ता फेल हो गई। अब खबर है कि बेंजामिन नेतन्याहू फिर अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। 20 जनवरी की तारीख याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण के बाद से ये तीसरा दौरा होगा बेंजामिन नेतन्याहू का। तीसरी बार, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई आया है। 7 महीने होते-होते ये तीसरी बार अमेरिका दौरा करने जा रहे हैं। इसी से मिडिल ईस्ट की गंभीरता, संकट की गंभीरता समझिए। पहली बार शपथ ग्रहण के बाद औपचारिक रूप से गए थे बधाई देने, ये कर्टसी मीटिंग थी। दोबारा गए जब ईरान और इजराइल के बीच जंग अपने पीक पर थी और इजराइल में चाहे वो हाइफा हो, चाहे तेल अवीव हो, ईरान की मिसाइलें तबाही मचा रही थीं, तब भागे हुए पहुंचे थे अपना पूरा लाव लश्कर लेकर के, आईडीएफ के चीफ को लेकर के, फॉरेन मिनिस्टर को लेके, डिफेंस मिनिस्टर को लेके, सबको लेकर के पहुंच गए थे। और वहां पर फिर जो खबरें, असली खबरें आई थी, यही थी कि डोनाल्ड ट्रंप से मिन्नत की कि किसी तरह सीज फायर, इज्जत बचाते हुए सीज फायर की व्यवस्था करें। अब फिर तीसरी बार जब कतर में सीज फायर वार्ता फेल हो गई है, तो फिर जाने की तैयारी में है, क्योंकि ईरान, इस वीडियो में मैं बता दूं कि आखिर में भाऊ का हिस्सा जो है ईरान में परमाणु परीक्षण की तैयारी वाला, वह भी आप सुनिएगा, क्योंकि समग्रता में पूरे वीडियो को देखना होगा, तब और क्लियरिटी आएगी। इसलिए मैं बताऊं कि ईरान अभी आगे की तैयारियों में लगा है, लेकिन इजराइल यमन से घिरा हुआ है, फिलिस्तीन से, यानी यमन में हूती, लेबनान में हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन में गाजा पट्टी में हमास। 3 तरफ से इजराइल फिर घिरा हुआ है और इजराइल युद्ध से या तो बाहर आना नहीं चाहता है, बेंजामिन नेतन्याहू राजनैतिक रूप से जैसे फंसे हुए हैं। और इजराइल में इस वक्त सीज फायर को लेकर के 2 धड़े हैं, 2 धड़े। बेंजामिन नेतन्याहू की ही सरकार में विदेश मंत्री जो हैं, वो सीज फायर के पक्ष में हैं कि अब शांति बहाली हो जाए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू और बेंजामिन नेतन्याहू के कट्टर समर्थक जो उनकी सरकार में हैं, वो सीज फायर की मुखालफत कर रहे हैं, खिलाफत कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध से ही उनकी कुर्सी कायम रहने की संभावना है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, ये सीज फायर वार्ता फेल हुई, लेकिन इजराइल और यमन में हूतियों के बीच एक नया संघर्ष छिड़ चुका है। हमने आपको जो बताया था कि यमन में जो हूती हैं,
उन्हीं के नियंत्रण में वहां की मीडिया है, सब कुछ वहां का डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम तक उनके पास। हूती ने मिसाइल अटैक किया था इजराइल पर, इजराइल की आईडीएफ के अनुसार उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया था, लेकिन उसके जवाब में इजराइल की तरफ से अब बड़ा अटैक किया गया है। इस अटैक में कहा जा रहा है कि 3 बंदरगाह, ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि 3 बंदरगाह उड़ा डाले हैं, लेकिन जो यमन में हूती के नियंत्रण वाली मीडिया है, वो सिर्फ एक बंदरगाह पर अटैक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, सूचना दे रही है। बाकी कहीं पर अटैक की सूचना नहीं है। एक जिस बंदरगाह पर अटैक की सूचना दी है हूती के की मीडिया ने, वहां पर भी किसी जानो माल के नुकसान की कोई खबर नहीं दी है। इजराइल ने यमन पर ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग के नाम से ये हमला किया है, और इस हमले को अभी हम आगे जोड़ेंगे, क्योंकि इस बार इजराइल के चक्कर में पूरा यूरोप मुसीबत में आ सकता है। कैसे आ सकता है? पूरी दुनिया के ट्रेड का 12% ट्रेड, 12% मतलब बिलियंस डॉलर में 12% ट्रेड पूरी दुनिया का, वो खतरे में पड़ गया है। ब्रिटेन के भी जहाज पर हमला हुआ है, ब्रिटेन के जहाज पर। इजराइल के चक्कर में बता रहे हैं कि पूरा पश्चिम खतरे में आ रहा है। ब्रिटेन के जहाज पर हमला हुआ, लेकिन पहले हम इजराइल का जो अटैक है इसको बता दें। हूती के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल ने टारगेट किया है हूती के 3 बंदरगाह, एक हुदैदाह बंदरगाह है, एक रास ईफा और तीसरा सैफ। ये 3 बंदरगाह हैं, इनको बताया है कि तीनों बंदरगाहों को निशाना बनाया है। लेकिन जो हूती के की मीडिया है, उसने कहा कि सिर्फ एक हुदैदा बंदरगाह उस पर अटैक हुआ है, लेकिन उस अटैक में भी क्या नुकसान हुआ इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री हैं इसराइल काट्ज, उसने कहा है कि हूती जो भी कार्रवाई करेगी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और जो हाल हमने तेहरान का किया था वही हाल हम यमन का करेंगे। तेहरान के का क्या हाल किया था सबने देखा है। जब से 1948 से इजराइल का नाम दुनिया ने जाना, तब से पहली बार इतना डैमेज इजराइल हुआ है, इतनी उसकी दुर्दशा हुई है। तो अब कह रहा है कि हम तेहरान जैसा ही हाल करेंगे हूती का, यमन का। आईडीएफ ने अपने एक्स पोस्ट में कहा है कि हूती विद्रोही ईरान से हथियार मंगवाकर इजराइल और उसके सहयोगियों के खिलाफ साजिश कर रहे थे, इसीलिए इन पर हमला किया है। एक हूती के कंट्रोल में एक पावर स्टेशन है रास कनातिब, रास कनातिब को भी निशाना बनाया गया है। ये रास कनातिब जो पावर स्टेशन है, ये इब और ताइज 2 शहरों को बिजली मुहैया करवाता है। लेकिन फिर मैं रिपीट करूं कि हूती के नियंत्रण वाली मीडिया की तरफ से अल हुदैदा जो है, अल हुदैदा बंदरगाह पोर्ट, उसको छोड़ करके कहीं नुकसान की कोई खबर नहीं है। न रास ईसा, न सालिफ, न रास कनातिब, ये कहीं पर भी हमले में कोई नुकसान, मतलब हमले की ही सूचना नहीं है। हमले में नुकसान की सूचना तो अल हुदैदा में भी नहीं है। आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हूती के साथ, यमन के साथ चल रहा है। दरअसल 2023 नवंबर से अब तक हूतियों ने जो लाल सागर है, रेड सी से दुनिया का 12% ट्रेड होता है, 12% कंप्लीट ट्रेड का लाल सागर से होता है। अगर ये रास्ता खतरे में आ जाएगा तो पूरा अफ्रीका, वर्ल्ड मैप में देखिए, पूरा अफ्रीका जो है, पूरे अफ्रीका की परिक्रमा करके जहाजों को जाना पड़ेगा। लागत जो है वो बढ़ जाएगी पूरे के पूरे व्यापार में, और महंगा हो जाएगा पूरा व्यापार, मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा विश्व का व्यापार। जैसे होर्मुज स्ट्रेट, ईरान ने जब एक बार धमकाया तो अमेरिका चीन तक में आके गिड़गिड़ाया था कि आप ईरान को तैयार करो कि होर्मुज स्ट्रेट न बंद करे, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाएगा तो पूरे पश्चिम का दिवाला निकल जाएगा। और उसमें भारत का भी बहुत नुकसान था। भारत का तो 60% व्यापार ही होर्मुज स्ट्रेट से है, ऑयल और नेचुरल गैस का। तो ये हूतियों ने 2023 नवंबर से अब तक 100 अटैक जहाजों पर किए हैं, जो व्यापारिक जहाज हैं वो 100 अटैक किए। उनके अपने बंदरगाह, 3-3 मैंने नाम बताए, बंदरगाह उनके नियंत्रण में है। वो उन पर अटैक करते हैं, उनसे फिरौती लेते हैं। उसमें 2023 में एक गैलेक्सी लीडर नाम का जहाज था,
गैलेक्सी लीडर को भी उन्होंने कब्जे में ले लिया था और फिर उसमें रडार वगैरह लगा करके, पूरा रडार सिस्टम लगा करके, वो जो अंतरराष्ट्रीय जहाज जितना उस रास्ते से, रेड सी से गुजरते हैं, उन सब पे निगरानी हूती रखता है। हूती के लड़ाके रखते हैं और हूती के लड़ाके उसके बाद जहाज़ों पर अटैक करते हैं, उन पर कंट्रोल करते हैं। 2 जहाज़ तो डुबा चुके हैं, जो नवंबर 23 से अब तक 2 बड़े व्यापारिक जहाज़ों को समंदर में दफन कर चुके हैं, 4 नाविक मर चुके हैं और 100 जहाज़ों पर अटैक कर चुके हैं। तो ये सिस्टम इतना बड़ा है और उस पे खबर है कि इज़राइल ने गैलेक्सी लीडर, जो ये जहाज है जिसके ज़रिए वो रडार लगा करके निगरानी करते हैं, इस पर भी अटैक किया है। लेकिन फिर मैं कहूँ कि जो मीडिया है हूती की, उसने किसी नुकसान का अब तक कोई जानकारी नहीं दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हूती, मैंने बताया हूती ने पहले अटैक किया था इज़राइल पर, मिसाइल अटैक। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह और उधर फिलिस्तीन में हमास। लेकिन इन सब के बीच इज़राइल और ईरान गुट के संघर्ष के बीच बड़े पैमाने पर, निशाने पर अब और अन्य देश भी आ रहे हैं। जैसे लाल सागर में ब्रिटिश जहाज के ऊपर हमला किया गया है। यमन के तट पर निशाना बनाया गया इस जहाज को। इसमें जो एपी की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी की, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक लाल सागर में एक ब्रिटिश जहाज पर यमन के तट के पास कुछ हथियारबंदी, इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। लेकिन ये जो इलाका है, ये इलाका हूती के नियंत्रण वाला इलाका है, लेकिन हूती ने भी अभी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है क्योंकि ये जहाज ब्रिटिश है। हालाँकि हूती किसी जहाज को छोड़ता नहीं है जब हूती के लड़ाकों के टारगेट पर आ जाता है। इस पर जो ये ब्रिटिश जहाज था, बड़ा कमर्शियल जहाज था, इस पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड आरपीजी और छोटे हथियारों से गोलियां चलाई गई हैं। ये हुदैदा बंदरगाह जिसकी हमने चर्चा की, जिस पर इजराइल ने अटैक किया है, हुदैदा बंदरगाह से 94 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में उत्तर की ओर जा रहा था। यूके मरीन ट्रेड ऑपरेशंस, यूके एमटीओ के मुताबिक इस जहाज पर कई स्किप्स, स्किप्स होते हैं छोटे छोटे जहाज जो बड़ा तेजी से आते हैं, स्किप्स से एक साथ हमला हुआ है। जहाज पर जो तैनात थी सुरक्षा टीम चलती है व्यापारिक जहाजों के साथ, उसने जवाबी कार्रवाई की है। लेकिन अभी जो खबर है कि ये संघर्ष शायद जारी है, मतलब बड़ा लंबा संघर्ष चला। लंदन की जो समुद्री सुरक्षा फर्म है एम्ब्रे, जो सुरक्षा मुहैया करवाती है, सिक्योरिटी इन सब जहाजों को, उसने बताया है कि ये 8 अलग-अलग स्किप्स, यानी 8 वो छोटी-छोटी नाव जो बहुत तेज स्विफ्टली चलती हैं और उसपे लड़ाके होते हैं, 8 अलग-अलग शिप्स से हुआ है अटैक। और ये अपने आप में मतलब एक गंभीर मामला है समुद्री गतिविधियों को लेकर के। ये पूरा का पूरा एक नई आशंका पैदा कर दिया है इसने। 2024 में मई में अमेरिका और हूथियों के बीच एक जो है सीमित सीज फायर हुआ था। लेकिन हूती गुट ने इजरायली जहाज़ों पर हमले जारी रखे थे, उसके बाद भी जारी रखे थे। अब जब आपको याद होगा, जब इजराइल और ईरान की जंग चल रही थी, तो हूती ने बिल्कुल खुला ऐलान किया था, खुला ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था उसका, उसके लीडर की तरफ से मीडिया में जो है वीडियो जारी किया गया था कि वो ईरान के साथ खड़ा है और इजराइल पर अटैक करेगा। ऐसे ही लेबनान में हिजबुल्लाह की स्थिति है और फिर हमास से सीज फायर वार्ता फेल हो चुकी है। मैं तीनों को एक साथ कर रहा हूं कि तीनों की स्थिति देखिए। और ईरान ईरान परमाणु परीक्षण को लेकर के ईरान में तमाम आशंकाएं हैं, क्योंकि 13 तारीख के बाद, 13 जून के बाद, इजराइल इजराइल ईरान जंग छिड़ने के बाद पहली बार मुहर्रम में सामने आए हैं खामेनेई। और खामेनेई के सामने आने के बाद जिस तरह जोश है, जिस तरह आईएईए जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, उसको जिस तरह से ईरान में घुसने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, अगर परमाणु परीक्षण हो गया तो मिडिल ईस्ट में एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। और फिर इज़राइल और अमेरिका की जुगलबंदी क्या करती है, पश्चिमी देश क्या करते हैं, क्योंकि यूरोपियन देश तो और फँसे हुए हैं, वो ईरान के सीधे टारगेट पर हैं। एक तरफ यूरोपियन देश यूक्रेन और रूस के युद्ध से वैसे ही परेशान हैं।
यूक्रेन पर लगातार रूस के अटैक की जो गंभीरता है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में अब निगाह है कि क्या होता है। सीज फायर के लिए नेतन्याहू जाते हैं अमेरिका, तो क्या सीज फायर होता है? क्या हूती से बातचीत अमेरिका की जो है, एक बार उन्होंने एक लिमिटेड सीज फायर किया था, तो क्या हूती के साथ भी अमेरिका ट्रंप की तरफ से बातचीत की पहल होती है? और मैं यहाँ से ही जोड़ता हूँ उस कार्यक्रम को जो ईरान के परमाणु परीक्षण करने से जुड़ी हुई है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब इस पूरे जो मैं अभी लेटेस्ट अपडेट दिया मिडल ईस्ट का, इसके साथ इसको जोड़ेंगे समग्रता से, तो पूरे मिडल ईस्ट के तनाव की आपके सामने तस्वीर खुल करके बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर सामने आ जाएगी। भाऊ को लाइए जरा चर्चा में खबरें विस्तार से बता देते हैं। स्वागत है भाऊ आपका। नमस्कार। बस 15 से 20 मिनट में सिर्फ तथ्यों पर और तथ्यों पर आपकी टिप्पणियों के साथ ये कार्यक्रम हम खत्म कर देंगे। सबसे पहले लाइए खबर दिखाइए। जो हाँ, ये देखिए, जो क्या ईरान में कांपने वाली है जमीन, आज खामनेई करेंगे बड़ा ऐलान। दरअसल ये खबर के भीतर की खबर मैं बताऊं तो इजराइल और ईरान के बीच जो शांति है, इसके पीछे अयातुल्ला अली खामेनेई का इंतजार था अब तक, और खामेनेई सामने आ गए हैं। ईरान से आईएईए को बाहर कर दिया गया है। परमाणु मिशन को लेकर ईरान खुली चुनौती दे रहा है। और अब जब मुहर्रम की 10वीं है, तो इस मुहर्रम की 10वीं पर माना जा रहा है कि ईरान परमाणु परीक्षण कर सकता है। खामेनेई शनिवार को आशुरा आशुरा एक खबर और दिखा दीजिए जो सामने आए, अगली खबर है सामने आए जब। हाँ, ये देखिए, ये खबरें अब सब जगह लग रही हैं कि कहाँ छिपे थे। दरअसल आशुरा से जुड़े एक शोक समारोह में पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए और नेशनल टेलीविजन पर भी वो दिखाए गए। अब ये कयास लगाया जा रहा है कि आज रविवार जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, ईरान में और भारत में टाइम डिफरेंस है और नॉर्मली ये चीजें रात के वक्त होती हैं। रविवार की रात ईरान में कुछ ऐसा हो जाएगा कि इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए दोनों के लिए तनाव भरा वक्त आगे आ जाएगा। पहले इसी पर टिप्पणी लेते हैं, लेकिन विजुअल दिखा देते हैं। जरा विजुअल दिखाइएगा, विजुअल दिखाइए खामनेई जो सामने आए हैं। ये ये हाँ, कर दीजिए, इसको चलने दीजिए, चलने दीजिए। जो है, हाँ, ये है वो 10 जो बाहर आए और शामिल हुए समारोह में, मुहर्रम के समारोह में। इसके बाद, इस विजुअल के बाद पूरे इस्लामिक जगत में और खासकर शिया वर्ल्ड में उत्साह भी बढ़ गया है। भाऊ, क्या इस मौके को परमाणु परीक्षण के मौके के रूप में खामनेई तब्दील करने का के बारे में सोच सकते हैं क्या? यकीनन सोचेंगे। देखिए, ईरान बार-बार इस बात को दोहरा रहा है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। जब वो लगातार ये कह रहा था, इंटरनेशनल एजेंसीज जो यूनाइटेड नेशंस की जो ऑब्जर्वर्स है, वो बता के गए कि भाई 2009 के बाद ईरान ने कोई बॉम्ब बनाने का प्रयास नहीं किया, ना ये कोई यानी परमाणु हथियार बना रहे हैं। इसके बावजूद यदि अमेरिका और इज़राइल उन पे लगातार ये अटैक कर रहे हैं इस बात पे कि आप परमाणु हथियार बना रहे हैं, तो फिर वो कह रहे थे कि भाई अब ये जो इंटरनेशनल मॉनिटर्स है, जो आते हैं ऑब्जर्वर्स, इनकी कोई जगह नहीं, क्योंकि आपकी कोई औकात नहीं है। आप मना करने के बाद भी यदि हमला करता है ईरान और इज़राइल और अमेरिका, तो इससे कोई मायने नहीं। दूसरी बात है कि इज़राइल जो परमाणु हथियार है या नहीं है, इसके बारे में इज़राइल चुप्पी साधता है। तो इज़राइल रख सकता है, तो हम क्यों नहीं रख सकते? इंटरनेशनल जो एटॉमिक जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, उसके तहत यदि आपके पड़ोसी के पास, आपके दुश्मन के पास यदि हथियार है, तो आप फिर आत्मरक्षा के नाम पे अपने पास बना सकते हैं। जब भारत ने परमाणु विस्फोट किया, तो पाकिस्तान ने इसी नाम पे परमाणु विस्फोट किया कि भाई हमारे पड़ोसी और दुश्मन के पास है, तो हमें आत्मरक्षा के लिए चाहिए। तो क्या ऐसा ही आत्मरक्षा के नाम पे, क्योंकि भाई इज़राइल तो ना कहता ना हाँ कहता। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, मैं फिर आपको रशिया के उस वक्तव्य पे लेके जा रहा हूँ। रशिया के तरफ से, पुतिन की तरफ से वक्तव्य आया था कि ईरान को परमाणु हथियार भी दे सकते हैं मित्र देश। देखिए, ईरान का जो एनरिच यूरेनियम है वो 60 पॉइंट तक का पहुंच गया है। आपको 90 पॉइंट पे एनरिच करके आपको एटॉमिक बॉम्ब बनाना कोई अब ये रॉकेट साइंस नहीं रहा है। ये करीब-करीब ये थ्योरी सबको पता है, हर देश में पता है।
सारा प्रॉब्लम है यूरेनियम मिलने का और उसका इनरिच करने का। अब 90 तक यदि चाइना ने 90 पॉइंट वाला यूरेनियम यदि दे दिया ईरान को, तो ईरान को एटम बॉम्ब बनाने में 1 सप्ताह भी नहीं लगेगा। यदि रशिया ने एनरिच परमाणु वो दे दिया, एनरिच यूरेनियम में दे दिया, तो उनको टाइम नहीं लगेगा। ईरान का और चीन का धंधा है, बिजनेस है, साथ में लगातार ट्रेड चल रहा है। वही ट्रेड रशिया और ईरान का भी चल रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसके बाद यदि डायरेक्ट एटॉमिक बॉम्ब भी दे दिए, तो कोई कुछ नहीं कर सकती। अमेरिका की सीआईए और इजराइल की मोसाद, जिस पे पूरी दुनिया नाज करती थी कि मोसाद है तो सब कुछ है, ये दोनों देशों के इंटेलिजेंस यूनिट टोटली फेल हो गए, पूरी तरह से फेल हो गए कि वो ये तक नहीं बता पाए कि जो 400 केजी का जो यूरेनियम, 400 क्विंटल जो यूरेनियम है, जो ट्रकों में गया है, 7 ट्रकों में गया है, 400 हाँ, किलो। हाँ, 400 किलो, वो कहाँ छुपाया है? इनका एटॉमिक प्रोग्राम कहाँ चल रहा है, ये इनको पता नहीं। खेमेनेई कहाँ है, ये इनको पता नहीं। कुछ खेमेनेई के विरोधी कर रहे थे कि वो है ही नहीं, लेकिन आज उन्होंने फिर वापस आए। आप इमेजिन करिए, वो गुप्त जगह से वापस आके फिर गुप्त जगह चला जाता है और कोई एजेंसी उसको ट्रेस नहीं कर पाती कि वो है कहाँ। और जब बड़बोले ट्रम्प ने ये बोल दिया कि भाई हमने बचाया नहीं तो हम तो वही उड़ा देते, तब ईरान ने वही वार्निंग दी, बोले मुंह संभाल के बात करना, वो हमारे नेता है जिसके बारे में आप ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात, यमन के तरफ से जो हमले हो रहे हैं इजराइल पे, ये पहली बार नहीं है। इजराइल ने भी यमन पे हमले किए हैं, लेकिन यमन और इजराइल यदि ये वॉर जोन में आ जाते हैं या लगातार इसका थोड़ा एस्केलेशन होता है, तो फिर समुद्री मार्ग बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाए, मतलब आहत हो जाएगा। पूरा विश्व व्यापार का जो ट्रेड है, जो यमन के वहां से निकलता है, वो जो समुद्र है, उसी समुद्र से मैक्सिमम ट्रेड होता है। हाँ, तो उसके उसके वहां यदि अशांति हो, क्योंकि इजराइल ने कहा कि यमन यदि ये करेगी तो फिर हमारी नेवी और एयरफोर्स एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि वो ईरान नहीं है जब से तुम इधर से उधर करो, आपको तो बाकायदा कंट्री क्रॉस करके जाना पड़ेगा यमन जाना हो तो इजराइल के लिए। तो ये एक दूसरी बात है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी शिया कंट्रीज है, चाहे फिर यमन हो, चाहे अजरबैजान हो, ये सारी शिया कंट्रीज सब उसके पीछे खड़ी हो गई है, ईरान के पीछे खड़ी हो गई है। दूसरी बात, आप ये देखिए कि इजराइल, ईरान, ये जो मिडल ईस्ट वाला जो पार्ट है, जो यूरोप को टच करता है, यहाँ पे चीन और रशिया को ईरान अपना प्रेजेंस देगा। आप देखिए, पूरे अमेरिका मिडल ईस्ट में अपने अड्डे बना के बैठा है। लेकिन चीन को यदि जगह मिल जाए ईरान में, पाकिस्तान में, चीन को यदि जगह मिल जाए ईरान में, तो चीन भी अपना एक बेस ईरान में बना सकते हैं। तो ये अमेरिका के लिए हमेशा रिस्क रहेगा, यूरोप के लिए रिस्क रहेगा यदि रशिया अपना एक बेस वहां बनाता है, ईरान में बनाता है। क्योंकि टर्की, ईरान, चीन, रशिया, ये जो नेक्सस बन रहा है, पीछे नॉर्थ कोरिया, ये जो नेक्सस बन रहा है, ये आने वाले समय में अमेरिका के दादागिरी को सीधा सीधा चैलेंज देगी बात। तो ये सामरिक, ये राजनीतिक या ट्रेड वाली बात नहीं है, ये सामरिक दृष्टि से बहुत घातक है ईरान का फिर से उठ के खड़ा हो जाना। और ईरान इस बार, इजराइल और ईरान में जो युद्ध बंदी हुई है, इसमें ईरान ने स्कोर किया है। मार ज्यादा खाई होगी ईरान ने, लेकिन इजराइल को पहली बार समझ में आ गया युद्ध क्या होता है और युद्ध की हानि क्या होती है। इसलिए इजराइल के अंदर राजनीतिक उलट-पुलट हो रही है। इजराइल के अंदर भयंकर विरोध है सरकार का। इजराइल के अंदर अमेरिकन नीतियों का विरोध है कि अमेरिका के लिए क्यों लड़े हम? अमेरिका हमको वार जोन में लड़ रहा था, अमेरिका तो वहां बैठा हुआ है, उनके लोग तो बैठे हुए हैं, या मिसाइल यहाँ गिरते हमारे यहाँ। तो कुल मिलाकर ये जो आप बोल रहे हैं एटॉमिक विस्फोट, ये कभी भी हो सकता है। और सीआईए तो छोड़ दीजिए, ईरान, आशीष, जब हमारे यहाँ पोखरान में जब अटल जी के समय जब हुआ था, और याद कीजिए, आपको आपने देखा होगा कि हमारे जो राष्ट्रपति रहे बाद में, अब्दुल कलाम, हम कलाम साहब, तो कलाम साहब को आपने देखा होगा कि आर्मी के ड्रेस में कलाम साहब और उनके 3 साथी ये आर्मी के ड्रेस में थे। तो वो विस्फोट हो गया। सीआईए, इनका सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन वगैरह वगैरह, इनको पता ही नहीं पड़ा कि ये कब तैयारी हो गई, और विस्फोट होने के बाद विश्व को पता पड़ा कि विस्फोट हो गया, और अमेरिका बहुत बुरी तरह से नाराज हो गया।
अमेरिकन सारा सैटेलाइट से लेके सब फेल हो गए। इतने बुद्धा स्माइल इतना प्यार से हो गया था, बुद्धा ने हंस दिया और पता भी नहीं पड़ा किसी को। और जब पता पड़ा तो आग लग गई सब। तो भारत पे सैंक्शंस लाद दिए थे उन्होंने। तो सीआईए तो तभी फेल हो गई थी और ईरान में फिर फेल हो गई। ये मतलब इनके बंकर जो, यदि परमाणु विस्फोट होता है और यदि परमाणु कार्यक्रम चलता है, इसका मतलब ये बंकर बम बिल्कुल फुस साबित हो गए। जो डर पेंटागन को था, जो डर व्हाइट हाउस में डिस्कस हुआ था, जिसपे हमने प्रोग्राम भी किया था कि यदि बंकर बम डाले और फुस हो गए तो क्या करेंगे, एक ब्रांड जो अमेरिका का है उसको धक्का लग जाएगा। इसका एक्सटेंशन, अगर ये परमाणु परीक्षण कर लिया ईरान ने, असली अब तक तो फैक्ट पर चर्चा हो रही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि परमाणु परीक्षण करे। अगर कर लिया, जो आपने उदाहरण दिया भारत का 98 से ज्यादा बड़ा झटका तो 74 में लगा, जब पहला परमाणु विस्फोट किया। दरअसल 74 पे हम जाएंगे तो एक अलग प्रोग्राम हो जाएगा। 71 में जो है 7th फ्लीट को बेइज्जत करना, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देना, 74 में परमाणु परीक्षण करना, यही नतीजा था कि भारत में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। ये हम लोग मतलब निजी रूप से मेरा एनालिसिस हमेशा उस विषय पे होता है, क्योंकि वहीं से भारत में एक नया आंदोलन। अमेरिका की ये बहुत पुरानी थ्योरी है। जिस देश में सरकारें अमेरिका की साथ नहीं होती, वहां सरकार बदल देती है अमेरिका। हाँ, उसके लिए फोर्ड फाउंडेशन से लेके सीआईए से लेके तमाम एजेंसियां काम करती है, कई एनजीओस काम करते हैं। ये जिन लोगों को कहते हैं ना कि ये अर्बन नक्सल है, अर्बन नक्सल कौन है और देश विरोधी कौन है? यूपीए सरकार के खिलाफ आंदोलन किसने खड़े किए? उस आंदोलन का फंडिंग कहाँ हुआ? पैसा कहाँ और से उस आया? वो आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि एटॉमिक एग्रीमेंट करने के बाद भी एक भी परमाणु रिएक्टर का ऑर्डर अमेरिका को नहीं गया। पहला फ्रांस को गया, दूसरा रशिया को गया। यही लगातार ईरान में सत्ता बदलाव का प्रयास कर रही है अमेरिका, लेकिन लेकिन ईरान में हो नहीं पा रहा है। वो हो नहीं पा रहा है। पाकिस्तान का सत्ता बदल, बांग्लादेश का सत्ता बदल, ये तमाम सत्ता बदल जो है वो इसलिए है क्योंकि अमेरिका को आंखें दिखाने वाले नेता वहां पैदा हो गए। और सबसे बड़ी बात, अब जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, खासकर इजराइल से पता नहीं कुछ अलग सा प्रेम हमारे देश में पैदा हो जाता है। क्यों पैदा होता है, वो कौन सी साइकोलॉजी है, समझ नहीं आता। ईरान को परमाणु टेक्नोलॉजी और पहला रिएक्टर अमेरिका ने दिया। हैरानी होगी, अमेरिका ने दिया। शाह रजा पहलवी तब ईरान में जो सरकार थी, शाह थे, वो अमेरिका के गोद में बैठे हुए थे। तो अमेरिका को बड़ा सूट हो रहा था वो। तब ईरान बहुत पसंद था। तब जैसे ट्रम्प आज कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान, वैसे ही तब अमेरिका के लिए आई लव ईरान था। लेकिन जब शाह रजा पहलवी को भगा दिया, वहां से निर्वासित किया, और वहां पर इस्लामिक क्रांति के बाद अयातुल्लाह खुमैनी आए, उसके बाद खामनेई साहब आए, उससे जब अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया ईरान, तो दिक्कत हुई। लेकिन जो मैं कह रहा था वो सवाल रह गया, अभी यही आखिरी सवाल। अगर परमाणु परीक्षण कर दिया भाव, जितने भी देश है परमाणु शक्ति संपन्न, एक परमाणु परीक्षण यानी परमाणु शक्ति संपन्न आप घोषित हो गए। चाहे वो उत्तर कोरिया है, उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग को दुनिया में लोग इंसान नहीं मानते, ऐसा एक परसेप्शन बना है। उस उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति से मिलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने मीटिंग छोड़ दी थी, दुनिया के विकसित देशों की मीटिंग, और बीच से निकल गए कि मैं किम जोंग से मिलूंगा, किम जोंग से मिलने जा रहा हूं। और किम जोंग से मुलाकात की। जो अमेरिका उत्तर कोरिया को आज तक देखना नहीं चाहता था, नक्शे से धरती के मिटा देना चाहता है, वो किम जोंग से यही ट्रंप गई, कोई दूसरा नहीं, यही ट्रंप गए मिलने। एक बार परमाणु शक्ति संपन्न हो जाने के बाद, अगर उन देशों के पास खासकर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, फिर वो कितना बड़ा सुपर पावर हो, अमेरिका हो, वो कोई हो, उसके बाद आप उसके सामने ऐंठ नहीं पाएंगे। उसका उदाहरण अमेरिका, उत्तर कोरिया।
उसका उदाहरण है पाकिस्तान। पाकिस्तान के परमाणु शक्ति संपन्न होने से दुनिया घबराहट होती है कि ये कुछ कर देगा, वर्ल्ड कुछ कर दे। चीन है, सब है। ईरान अगर एक बार परमाणु परीक्षण कर लिया नहीं नहीं सफलता, नहीं, देखिए आपने परमाणु परीक्षण कर लिया तो ये बॉम्ब आपके पास कितने हैं नंबर ये मायने नहीं रखता। 2 है, 4 हाँ, है, 10 है, 100 है, 200 है, 200, 300 है। एक बार ईरान ने यदि परमाणु परीक्षण कर लिया और ये सक्सेस हो गया, उसके बाद चाइना भी 10-15 भेज देगा, 50-60 रशिया भी भेज देगा, बोलेगा देखो उनके पास 100 हो गए। फिर उनके लिए प्रोटोकॉल ही अलग होता है। नहीं, और एक बार अगर बना लिया तब तो फिर आपको यूरेनियम चाहिए। और दूसरी बात, उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि आपके पास 10 है। एक ही पेलोड काफी है एक देश को बर्बाद करने के लिए। एक ही उसने पेलोड। दूसरी बात ऐड ऑन करना और भी जो तथ्य, मिसाइल। आखिर पेलोड मतलब कैरी कौन ले जाएगा, कौन मिसाइल। ईरान ने ये दिखा दिया दुनिया को, और बड़ा खौफ क्यों है, ईरान ने दिखा दिया कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे है। उसकी मिसाइलों ने पूरा हार्ड देखो, को, एरो को, आयरन डोम को, सबको सबको छत विच्छत कर दिया। छद विच्छेद कर दिया और उसके मिसाइल की जो रेंज है वो पूरा हाँ, यूरोप उस रेंज में आता है। हाँ, सब आते हैं, हाइपरसोनिक है। उसकी फतह मिसाइल, फतह 1, फतह 2, कितनी मिसाइलों पर तो आपने उसके एक के बाद एक इन मिसाइलों का इस्तेमाल ही नहीं हुआ पूछो युद्ध में। पूछो हाँ, कुछ अभी तो कुछ ना टेस्ट भी नहीं किए उन्होंने। हम्म, मतलब उन्हें युद्ध में उपयोग में भी नहीं लाए। हम्म, ये जो बी कैटेगरी का माल था इसी ने इनका डोम ध्वस्त कर दिया था। हम्म। अब तो स्टॉक तो उनके पास अभी बाकी बहुत बचा है। चलिए अब देखते हैं ये न्यूज जो थी, न्यूज और इस न्यूज के क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं परमाणु परीक्षण के बाद नेतन्याहू और ट्रंप। दूसरी हाँ, बात, ये जो हम्म, अजरबैजान और ये जो बाकी देश है, हम्म, जैसा अजरबैजान पाकिस्तान बांग्लादेश में अब अपनी फैसिलिटी शुरू कर रहा है मिसाइल बनाने की, और वो ये सारा बांग्लादेश, चाइना, ईरान, तुर्की, ये सब नेक्सस हो रहा है। हाँ, आप इसको इंडिविजुअल इकाई करके मत जोड़ो। हम्म, ये सब अजरबैजान, टर्की पूरा ड्रोन दे देगा ईरान को अपना, हाँ, जब वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन है टर्की के पास। हम्म, तो अब परमाणु करने के बाद तो ठप्पा लग जाता है, फिर तो आप एक अलग कैटेगरी में आ जाते हैं, आपका प्रोटोकॉल बदल जाता है। प्रोटोकॉल ही बदल जाता है, सही बात। हाँ। फिर वही और कहना अब कि फिर नहीं और हटता। और और बदतमीजी करने का लाइसेंस ले लिया है ईरान ने। हम्म, इसराइल और ईरान के इस शांति वार्ता में ईरान को बदतमीजी करने का लाइसेंस मिल गया है। हम्म। अब वो किसी से वो डरेगा ईरान नहीं। वो ईरान और वो इजराइल और ट्रंप की वजह से मिला है, नेतन्याहू और ट्रंप की वजह से। क्योंकि इन्होंने आप, इन्होंने दिल भाई, इसराइल ने दिलवाया है लाइसेंस उनको। हाँ, हाँ, आप रोज किसी को जाओगे चिंगूटी काटोगे तो एक दिन उसने इलाज कर दिया। कर खैर, दिया। ये ये जो है अब देखते इंतजार करते हैं, क्योंकि मुहर्रम का जो 10वीं का मौका है, बहुत ज्यादा धार्मिक रूप से इस अवसर को हम नहीं जानते हैं, जो फैक्ट है। लेकिन इस मौके पर, क्योंकि ये ईरान शिया कंट्री है और बहुत ज्यादा वहां पर ये मुहर्रम का मौका उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उसका शायद 10वां दिन जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत हाँ, महत्वपूर्ण वो होता है। तो महत्वपूर्ण होता है। ये एक बेसिकली जो मुहर्रम होता है वो मातम मनाते हैं। हम्म, वो मातम मनाते हैं, जो शहादत हुई थी करबला पे, उसके हाँ, लिए वो मातम मनाते हैं, वो श्रद्धांजलि देते हैं और जुलूस निकलते हैं, खूनी मातम होता है। हमने खूनी मातम देखा है आंखों से, दिल्ली में देखा है कि वो हम्म, लोहे की चेन से अपने आप को पीट के पीड़ा देते हैं अपने आप को, हम्म, या हुसैन हम न रहे, या हुसैन हम न रहे करते हुए चलते हैं, अपनी छाती सीना पीटते हुए जाते हैं। कुछ लोग लोहे की सलाखें मारते हैं। खून मैंने मैंने खुद आंखों से देखा है, दिल्ली में देखा है। हम्म, तब वीडियो मैगजीन का जमाना हुआ करता था आशीष, तब हमने बाकायदा शूट किया है। और वो इतना खतरनाक था कि उनका जो शरीर से खून उड़ता था, वो कैमरे पे और हमारे मुंह पे आता था जब शूट करने गए। हम्म।
मुहर्रम चलिए अब ये मुहर्रम में श्रद्धांजलि। मुहर्रम की मुबारकबाद नहीं दी जाती। मुहर्रम में श्रद्धांजलि देने वाला काम है। ये पुण्यतिथि है उसकी। और ताजिए निकलते हैं, ताजिए फिर ठंडे हो जाते हैं बहुत। इस पे एक अलग से कभी प्रोग्राम करेंगे। लोगों को मालूम होना चाहिए मुहर्रम क्या है। हमारे यहाँ पे हम हिंदू भी है तो कम से कम बाकी धर्मों के त्योहार क्या है थोड़ी आइडिया हो जानी चाहिए। हाँ होना चाहिए मैं बिल्कुल, तो आपको हमारे कह रहा हूँ पास कि कोई हमारे मैं तो आपको कह रहा हूँ कि कोई बाबा का चैनल भी शुरू कर दो आप, तो कम से कम उसपे ये सारी चीजें हम लोगों को बता पाएंगे। किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। चलिए धन्यवाद। और मुहर्रम पर देखते हैं क्या करेंगे खामिनेई, क्या करने वाले हैं खामिनेई। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।